नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज़ का 9वां वीडियो है और आज का टॉपिक है आर्थिक दर्शन, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक फिलॉसफी कहते हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक फिलॉसफी के अंतर्गत 3 दर्शनों का अध्ययन करेंगे, 3 वादों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला अपना होता है पूंजीवाद, दूसरा है साम्यवाद और तीसरा है समाजवाद। ये तीनों टॉपिक अपने आप में एक गहरा एवं बेहतर समझ की मांग करता है, लेकिन हम लोग जनरल स्टडीज़ के हिसाब से इसका अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में यह मेंशन है। तो आइए जनरल स्टडीज़ के हिसाब से इन तीनों वादों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। आर्थिक दर्शन के अंतर्गत हम लोग पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म तथा समाजवाद, सोशलिज्म का अध्ययन करेंगे। ये वाद है और इज़म है, यानी कि ये कोई विचारधारा है, ठीक है ना। तो जहाँ वाद लगा रहे, इज़म लगा रहे, वो एक तरह से विचारधारा होती है। ये तीनों वाद अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं। ये पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद, ये तीनों वाद अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इनका स्वरूप अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये तीनों ही डिसाइड करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था किसी देश के लिए धुरी या केंद्र का काम करती है। कहते हैं कार्ल मार्क्स कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो केंद्र का काम करती है, न्यूक्लियस का काम करती है। इसी के ऊपर अन्य अन्य संस्थाओं का निर्माण होता है। हमारी सामाजिक स्थिति कैसे होगी, हमारी बाजार की स्थिति कैसे होगी, हमारे पर्व त्यौहार कैसे होंगे, ये अर्थव्यवस्था पर ही सारा कुछ निर्भर करता है। जिस तरह की अर्थव्यवस्था होगी उसी तरह की राजनीतिक व्यवस्था भी होगी, और राजनीतिक व्यवस्था किसी खास तरह के अर्थव्यवस्था के निकट होगी, उस तरह की राजनीतिक व्यवस्था का हम लोग नाम दे देंगे। तब कहेंगे कि आगे चल के ये पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था है, साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था है, समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था है। आगे पढ़ेंगे, डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में यूएसए को देखें तो यह एक अध्यात्मात्मक देश है, जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था का राजनीतिक व्यवस्था है और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो पूंजीवादी व्यवस्था को स्वरूप लिए हुए है। जिस तरह की अर्थव्यवस्था को लेकर चलेंगे उसी तरह की राजनीतिक व्यवस्था को भी लेकर चलना होगा। यानी कि अर्थव्यवस्था का केंद्र बाजार होता है। आप समझते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होता है उसका केंद्र क्या होता है, बाजार होता है, और जीवन के सभी पक्ष बाजार से जुड़े होते हैं, क्योंकि बाजार होगा तभी प्रतियोगिता होगी, तभी प्रतिस्पर्धा होगी, लाभ का सिद्धांत उभरेंगे, समाज में धनी मध्यम निम्न वर्गों का उदय होगा, समाज की सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति निर्धारित होगी। यानी कि जो भी त्यौहार हैं वो बाजार आधारित हो गए हैं। जैसे कि आजकल हम देखेंगे मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे, वहाँ जाएंगे तो कार्ड के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे, मदर को गुलाब देकर या फादर को गुलाब देकर या अपनी गर्लफ्रेंड को गुलाब देकर, या रेस्टोरेंट में जाकर उनके साथ खाना खाएंगे। तो ये सारे जो त्यौहार हैं वो बाजार आधारित हो गए हैं। ये जितने भी त्यौहार हैं बाजार उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे जो सामाजिक जीवन अर्थव्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करती है। जो सामाजिक जीवन है अर्थव्यवस्था के स्वरूप को भी निर्धारित करती है। यह सिद्धांत मूलतः आर्थिकवाद होने के साथ साथ एक सामाजिक व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से लिए हुए है। आइए थोड़ा सा डिटेल में इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के दौरान बाजार और राज्य 2 संस्थाएं विकसित हुई। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी 2 संस्थाओं के रूप में बाजार और राज्य अस्तित्व में आए। राज्य के साथ साथ कर का भी जन्म होता है, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए टैक्सेस चाहिए, क्योंकि राज्य को अपने प्रशासन, अपने सैनिकों को चाहे अन्य संस्थाओं में जो काम कर रहे लोगों के लिए पैसा देना होता है, वेतन देना होता है, उसके लिए टैक्स की व्यवस्था लगानी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो निकोलो मैकियावेली है, इटालियन फिलोसोफर है, कहते हैं कि व्यक्ति एक बार अपने पिता के हत्यारे को तो क्षमा कर देगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता जिसने उसके धन का अपहरण किया हो। तो धन देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो रिश्तों नातों से भी ऊपर उठ जाता है। अगर ऐसा कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो धन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। धन रिश्ते बनाता है, धन रिश्ते बिगाड़ता है। तो धन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग निकोलो मैकियावेली का यह लाइन ध्यान में रखिएगा और आप लोग धन कमाइए, अपने स्वनिर्भर होइए, आत्मनिर्भर होइए, दूसरे पर निर्भर नहीं होइए। कितना भी मजबूत बैसाखी हो, एक दिन साथ जरूर छोड़ देता है। तो किसी पर निर्भर ना रहिए। कुछ दिन सहारा ले सकते हैं, चाहे जो भी करना हो ले लीजिए, लेकिन खुद का धन कमाइए, आत्मनिर्भर बनिए। समाज में अगर सामाजिक प्रतिष्ठा पाना है तो आप धन कमाइए। धन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, कोई भी व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है। राज्य को धन बाजार से मिलता है, जो भी राज्य को जो धन है वो बाजार से मिलता है।
इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीनों व्यवस्थाओं को एक ग्लांस लेंगे, फिर स्पेशल ढंग से उस व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जिसे इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। सैद्धांतिक रूप में एडम स्मिथ, जो 1723 से लेकर इनका 1790 का जीवन काल रहा है, ये स्कॉटलैंड यानी कि यूके में जो भाग है स्कॉटलैंड, उसके हिस्से में ये जन्मे थे, उनके रहने वाले थे। सैद्धांतिक रूप से एडम स्मिथ 1776 AD में द वेल्थ ऑफ नेशन, किसी राष्ट्र की संपत्ति के बारे में कहा था, सिद्धांत दिया था कि सरकारें अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है। जब राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे तो पूरी तरह से काम नहीं कर पाती, इससे राष्ट्रीय संपत्ति नहीं आएगी, जो नेशनल इनकम है वो नहीं आएगी और उत्पादन गिर जाएगा। 1750 AD किससे पहले जो भी अर्थव्यवस्था पर राज्य उस पर हस्तक्षेप करता था, उस राज्य में अपने अपने ढंग से अर्थव्यवस्था पर हस्तक्षेप करता रहा है, चाहे वो दिखाई दे या न दे। यानी कि 1750 से पहले जो भी अर्थव्यवस्थाएं थी, राज्य उस पर हस्तक्षेप कर रहा था, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। एडम स्मिथ कहना चाहते हैं, एडम स्मिथ जो अपने द वेल्थ ऑफ नेशन के जो रचयिता है, वो चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को बाजार के शक्तियों पर सौंप दीजिए। बाजार में स्वतः शक्ति होती है कि वो अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक कर लेंगे, तो बाजार के शक्ति के रूप में डिमांड एंड सप्लाई आता है, मांग और आपूर्ति आता है। बाजार के शक्तियों की बात करें तो बाजार की शक्तियाँ मांग और पूर्ति है, जिसे इंग्लिश में डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। मांग बढ़ेगी तो चीज़ों की कीमत भी बढ़ेगी, यानी कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसका उत्पादन भी होने लगेगा। पूर्ति कम हो तो उसकी कीमत भी कम होने लगेगी। किसी चीज़ को नकारने लगे तो उत्पादन घट जाएगा। बाजार में इतने सारी प्रणाली काम कर रही है, इसके अदृश्य हाथ जो हमें दिखाई नहीं देते, वो अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखते हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, इससे वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और वस्तुओं की कीमतें में गिरावट आएगी, कम होगी। इसलिए एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए, इससे अर्थव्यवस्था में जान आएगी और राष्ट्र की धन में वृद्धि होगी, यानी कि नेशनल इनकम में वृद्धि होगी। इसका ज़बरदस्त प्रभाव उस समय की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उस समय की जो भी देश थे इस तरह की अर्थव्यवस्था अपनाने लगे और नेशनल इनकम में उसकी वृद्धि होने लगी और लोगों के राष्ट्र की समृद्धि में विकास होने लगा। यूएस से 1776 AD में आज़ाद होता है और स्मिथ के सिद्धांतों को अपनाया और 1800 AD के आसपास लगभग बाजार सरकार हस्तक्षेप से जो अर्थव्यवस्था विकसित हुई उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया। यानी कि बाजार में हस्तक्षेप की नीति अपनाकर अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को विकसित किया, जिसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसे बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी या मुक्त उद्यम प्रणाली, फ्री इंटरप्राइजेस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। मुक्त उद्यम प्रणाली के अंतर्गत राज्य के कानून का पालन कीजिए, अपने काम कीजिए और राज्य को टैक्स दीजिए, यही है मुक्त उद्यम प्रणाली। ये जो प्रणाली है उदारीकरण पूंजीवादी व अर्थव्यवस्था के ज़्यादा करीब है। जब भी हम उदारीकरण पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में स्पेशल पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ज़्यादा करीब है। इसमें सरकार का काम कानून व्यवस्था को देखना होता है, बाकी हर चीज़ें बाजार पर छोड़ दी जाती है, वहाँ हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो 1750 AD के आसपास औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, जिससे उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि होने लगी, यानी कि सरप्लस उत्पादन होने लगा, जो इस व्यवस्था के लिए यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए हितकर था, इंटरेस्ट में था। मतलब बाजार के हाथों में सब कुछ सौंप दिया जाए, बाजार अपने ढंग से काम करेगी। अब इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में कौन सी अर्थव्यवस्था आती है वो अगले स्लाइड में देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ड्रॉबैक को देखें तो उसकी कमियों को देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगपति मजदूरों का शोषण करेंगे, कुछ लोगों के हाथों में ही धन एकत्र होगा, सरकारी और राजनीति तंत्र से जुड़े हुए लोगों को अमीर होते चले जाएंगे। जैसे अभी वर्तमान में देखिए कि भारत की लगभग मान के चलिए कि 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है, ठीक है। तो इस तरह से हिसाब बनता चला जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और समाज में इस तरह के संकट उत्पन्न होंगे, गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा खाई होने लगेगा। इन सबका जवाब देने के लिए कार्ल मार्क्स नामक एक दर्शन शास्त्री, एक विचारक पैदा होता है, जिसका समय काल 1818 से लेकर 1883 AD होता है। इन्होंने राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था का एडवोकेट किया।
ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जस्ट उलट होता है। जो ये अपना राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जस्ट अपोजिट होता है। राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए और निजी संपत्ति को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा एक कंसेप्ट में देता है। राज्य को अर्थव्यवस्था का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहिए, यानी कि किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, कितनी कीमत होगी, लोगों में किस प्रकार के वस्तुओं का वितरण होगा, सारा का सारा राज्य के नियंत्रण में हो एवं राज्य ही सारा का सारा निर्णय ले। सरकार के हाथ में केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था हो, क्योंकि गैर बाजारी अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियाँ निर्मम होती है, ये कुछ लोगों को ही लाभ पहुँचाती है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को बनाकर लेनिन ने 1917 एडी में रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति करता है, जहां से नई सरकार पूरी की पूरी संपत्ति को अपने हाथ में ले लेता है और नई अर्थव्यवस्था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, जो बाजार को समाप्त कर राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को लाता है। ठीक है, नई अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था को समाप्त कर राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था लाता है। ये आगे चलकर चीन ने भी अपनाया, यहाँ पर बाजार आधारित नहीं, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद समाज में हर कुछ अस्थायी नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। भौतिक द्वंद्ववाद एक कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, कहता है कि समाज में हर कुछ अस्थायी नहीं होता है। एक प्रणाली आती है तथा इसमें धीरे धीरे विकृतियाँ आने लगती है, विकृतियाँ आने के बाद उसमें कुछ सुधार के लिए नई प्रणालियाँ विकसित होती है और इस तरह से समाज विकसित होते चला जाता है। ये भौतिक द्वंद्ववाद कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि जो तीसरी अर्थव्यवस्था है वो है क्या। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स, जो कि यूके के थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, जिस वर्ष मार्क्स की मृत्यु होती है उसी वर्ष किन्स का जन्म होता है। यानी कि इनका समय काल को देखें तो 1883 एडी से लेकर 1946 एडी के बीच में होता है। इन्होंने अपने देश एवं रूस की अर्थव्यवस्था को देखी थी, नज़दीक से देखी थी, तथा इसके साथ साथ दो विश्व युद्ध को देखा था। इस विश्व युद्ध के आर्थिक कारणों को इन्होंने समझा। इस परिदृश्य को देखते हुए अपने अर्थशास्त्रीय विचार प्रस्तुत किए, जिसे 1936 एडी में किताब के रूप में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी आया। यानी कि रोजगार, ब्याज और धन के बारे में सामान्य सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। किन्स की सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी। उपनिवेशवाद के कारण यूरोपीय शक्तियों के पास बहुत सारा धन आ गया था। इन्होंने सरकारी अहस्तक्षेप की नीति पर सवाल खड़े किए। इनका मानना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो जो बाजार के अदृश्य हाथ है वो बाजार में अलग किस्म का असंतुलन पैदा करेगा। ये असंतुलन गरीब लोगों के कीमतों पर होगा। इस सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब लोगों को होगा। किस चीज़ को महंगा करना है, किस चीज़ को सस्ता करना, रोजगार और मजदूरी, रोजगार किसको मिलना चाहिए, मजदूरी कितनी होनी चाहिए, ये उद्योगपति पूंजीपति के हाथ में हो जाएगा और इससे बाजार में असंतुलन पैदा होगा और समाज में असंतुलन पैदा होगा। गरीबों को नुकसान के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। हम देखेंगे कि जो कुछ उद्योगपति है उत्पादन करेंगे, मजदूर रखेंगे, पूंजीपति व्यवस्था में लाभ कमाने के लिए कम मजदूरी देंगे। सामान खरीदने वाला व्यक्ति मजदूर है और मजदूर के पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो चीज़ों को कम खरीदेगा, मांग घटेगी, बाजार में मंदी आएगी और फिर महामंदी का रूप ले लेगा। इस तरह अर्थव्यवस्था को किन्स ने बताया कि पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और 1929 का महामंदी इसी का एक स्वरूप है, जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर राज्य अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप की नीति अपना कर चलेगी तो मान के चलिए कि दुनिया में फिर से महामंदी आएगी। ये किन्स का कहना है। किन्स के अनुसार अगर मंदी आ जाए तो सरकारी खर्चे बढ़ाइए, इससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, ठीक है, इससे मांग बढ़ेगी और उद्योग शुरू हो जाएंगे, इससे वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी और बाजार में जान आ जाएगा। जैसे कोरोना काल में ऐसा हुआ था कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा देने लगी मांग जनरेट करने के लिए। अभी हमारे पास दो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। इन्होंने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर नई अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, जिसे समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट प्लस मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि हमने आज़ादी के बाद निजी प्लस सरकारी दोनों लोगों को अपने अर्थव्यवस्था में शामिल किया। यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप है। 1985 ईडी में चीन ने राज्य आधारित अर्थव्यवस्था को छोड़कर खुली अर्थव्यवस्था अपनाई एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया।
इस अर्थव्यवस्था का असर पूंजीवादी देशों पर भी हुआ। किन्स ने इन विचारों के बाद पब्लिक गुड्स का सिद्धांत दिया, यानी कि सार्वजनिक कल्याण का सिद्धांत दिया, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था में जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके लिए समाज कल्याण का सिद्धांत आया। जैसे कि यूरोप और यूएसए में जिन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई थी वहाँ पर समाज कल्याण की योजना आई जो लाभ नहीं कमा पा रहे हैं पूंजीवादी व्यवस्था में, जैसे में वृद्धा पेंशन की व्यवस्था, विकलांगों को स्पेशल प्रोटेक्शन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब पब्लिक गुड्स के तहत आती है जो कि पूंजीवादी व्यवस्था में जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके लिए ये लाभ पहुंचाता है। भले ही बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सरकार पब्लिक गुड्स के माध्यम से धन खर्च करिए जिससे डिमांड क्रिएट हो रहा है। इस तरह किन्स का विचार पूरे विश्व में लागू हुआ। ठीक है, तो कल हम लोग बारी बारी से फिर स्पेशल ढंग से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था का डिटेल अध्ययन करेंगे। आज थोड़ी लाइट की समस्या है, लाइट कट गई है, इस वजह से आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।